वेलकम टू द डिजिटल ट्यूटर। ये तुम्हारा ट्रस्टेड पार्टनर फॉर क्रैकिंग क्लास 10 सीबीएसई एसएसटी। आज हम लेकर आए हैं एक फुल चैप्टर ब्रेकडाउन ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 1 फ्रॉम हिस्ट्री। यह चैप्टर एक हिस्टोरिकल रोलर कोस्टर है जो दिखाता है कैसे यूरोप में नेशनलिज्म राइज हुआ और कैसे अलग अलग किंगडम्स एक यूनाइटेड नेशन स्टेट बने के जर्नी पे निकले, जैसे जर्मनी और इटली। बट वेट, यह सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स का चैप्टर नहीं है। It's a complete story full of revolutions, reforms and real struggles. तो chill मारो और फोकस करो, क्योंकि यह एक्सप्लेनेशन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुई और इसने यूरोप में नेशनलिज्म की स्पार्क को जगाया। फ्रांस में पहले मोनार्की थी, राजा लुईस 16 रूल करता था। लोगों को राइट्स नहीं मिलते थे और सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट कॉमन पीपल। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, लेकिन सबसे ज्यादा सफर भी यही करते थे। रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मोनार्की खत्म कर दी और रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया। की आइडियाज द लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, बराबरी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। अब लोग सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, सिटीजन्स बन गए। लॉ सबके लिए सेम हो गया, वोटिंग राइट्स दिए गए और फ्यूडल प्रिविलेजेस हटा दिए गए। रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में बहुत सारे नए नेशनल सिंबल्स बनाए गए। न्यू नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर नेशनल एंथम, ला मार्सेइलेज कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच। एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हुआ और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई गई, वी आर ऑल फ्रेंच सिटीजन्स। नेपोलियंस रोल, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में पावर ग्रैब किया। उसने खुद को एम्परर बना दिया, लेकिन काफी रिफॉर्म्स भी लाए। नेपोलियनिक कोड 1804 सब के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्यूडलिज्म अबॉलिश्ड। उसने यूरोप के कई पार्ट्स में ये कोड अप्लाई किया, पर लोग हर जगह खुश नहीं थे। फ्रांस की आर्मी को कई जगहों पे ऑक्यूपियर्स माना गया और ये रेजिस्टेंस का रीजन बना। 1800s के यूरोप में नेशनलिज्म का मतलब क्लियर नहीं था। यूरोप एक पैचवर्क ऑफ किंगडम्स और डचीज था। एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्री अपर क्लास, लैंड ओनर्स, नोबल्स, सबसे पावरफुल लोग, एक हाई कल्चर, लैंग्वेज मोस्टली फ्रेंच और एक हाई लाइफस्टाइल। मिडिल और लोअर क्लासेस ओप्रेस्ड, द मिडिल क्लास का उदय एजुकेटेड प्रोफेशनल लॉ टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेस पीपल। इन्होंने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स। यही लोग नेशनलिज्म का बेस बन गए। इकोनॉमिक लिबरलिज्म के आइडिया टैब स्ट्रॉन्ग हुआ जब 1834 में ज़ोलवेराइन बना, यानी एक कस्टम्स यूनियन जिसे प्रशा ने लीड किया था। इस कस्टम्स यूनियन में टोटल 39 जर्मन स्टेट्स शामिल हुए। टैरिफ्स यानी टैक्सेस खत्म कर दिए गए और एक कॉमन करेंसी भी इंट्रोड्यूस हुई। इससे इकोनॉमिक नेशनलिज्म को काफी बूस्ट मिला। पॉलिटिकल लिबरलिज्म की तरफ भी डिमांड बढ़ने लगी थी। लोग नेशन स्टेट्स चाहते थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे और प्रेस और स्पीच की फ्रीडम की भी मांग हो रही थी। कांग्रेस ऑफ वियना यानी 1815 के बाद नेपोलियन की डिफीट के तुरंत बाद यूरोपियन पावर्स ने एक मीटिंग बुलाई। ऑस्ट्रिया के मेटरनिच ने मोनार्की को दोबारा रेस्टोर करने की पूरी कोशिश की। फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर यूरोप का पावर बैलेंस मेंटेन करने की प्लानिंग की। लेकिन लिबरल्स और नेशनलिस्ट्स की जो एस्पिरेशंस थी, उन्हें क्रश करने की भी पूरी कोशिश की गई। अब आते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस पर, जो कि 1830 से 1848 तक चली। 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ जब चार्ल्स X मोनार्की चला रहे थे। जुलाई 1830 में रेवोल्यूशन के बाद चार्ल्स को हटा दिया गया और लुईस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया। बेल्जियम ने भी डच रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। पोलैंड ने रशिया के खिलाफ रिवोल्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। इटली में भी रेवोल्यूशनरीज काफी एक्टिव हो गए थे। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जो इमोशंस और फोल्क कल्चर को सेलिब्रेट करता था। आर्टिस्ट्स और पोएट्स ने भी नेशनलिज्म स्प्रेड करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया। फोल्क सॉन्ग्स, स्टोरीज और लैंग्वेज प्रिजर्वेशन भी सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर की बात करें तो उनका मानना था कि कॉमन फोल्क यानी दस वॉल्क ही एक नेशन की सोल है, और उन्होंने ये भी कहा था कि लैंग्वेज ही नेशनलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। फ्रांस में 1848 के टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था।
लुई फिलिप को हटा दिया गया और वहां रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। यूनिवर्सल मेल सफरेज भी दिया गया, विच वॉज अ बिग डील। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में भी लिबरल्स का अपराइजिंग हुआ। मिडिल क्लास लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, इसलिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई। किंग को जर्मन यूनिफिकेशन का क्राउन ऑफर किया गया, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया। तो ये सब एफर्ट्स फेल क्यों हो गए? रूलर्स काफी कंजर्वेटिव थे और आर्मी और अरिस्टोक्रेट्स का सपोर्ट भी नहीं मिला। इवन वर्कर्स और मिडिल क्लास के बीच में यूनिटी नहीं थी। पीजेंट्स ने भी लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट किया, पर मिलिट्री से उन्हें हर का सामना करना पड़ा। लेकिन हॉनेस्टली ये सब फेलियर्स भी एक फाउंडेशन बन गए, क्योंकि लोगों में नेशनलिज्म और भी स्ट्रांग हो गया। इटली भी काफी फ्रैगमेंटेड था, अलग अलग स्टेट्स थी। नॉर्थ वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, सेंट्रल इटली पोप के अंडर था और साउथ पे बर्बन डायनेस्टी का रूल था। अब कुछ की लीडर्स द जो इस यूनिफिकेशन मूवमेंट को लीड कर रहे थे। जुसेपे मज्जीनी, जिसने यंग इटली मूवमेंट स्टार्ट किया और आइडियोलॉजिकल बेस दिया। काउंट कवूर, जो पीडमोंट सर्दिनिया के प्राइम मिनिस्टर दी यूनिफिकेशन का ब्रेन माना जाता है। और फिर जुसेपे गरिबाल्डी, रेड शर्ट्स के लीडर, जिन्होंने साउथ इटली को कैप्चर किया। तो प्रोसेस कुछ ऐसा था। 1859 में कवूर ने फ्रांस की हेल्प से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। गरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स जीतकर उन्हें किंग विक्टर इमानुएल को हैंडओवर कर दिया। और फाइनली 1861 में इटली ऑफिशियली यूनिफाई हो गया। जर्मनी भी वेस्ट 39 स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था। यहाँ का की लीडर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया का चांसलर, रियल पॉलिटिक का मास्टर, और आर्मी के थ्रू यूनिफिकेशन प्लान किया। कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स भी हुए। डेनिश वॉर 1864 में, जिसमें डेनमार्क से श्लेस्विग होल्स्टीन लिया। फिर ऑस्ट्रो प्रशन वॉर 1866 में, जहां ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और फिर फ्रांको प्रशन वॉर 1870 में, जिसमें फ्रांस को भी हरा दिया गया। तो रिजल्ट यह हुआ कि 1871 में जर्मनी यूनिफाई हो गया। विलियम द फर्स्ट को एम्परर बनाया गया, वो भी वर्साइल्स में। अब बात करते हैं बाल्कन रीजन की। यह ईस्टर्न यूरोप का एक ऐसा रीजन था जहां कई एथनिक ग्रुप्स रहते थे, जैसे सर्ब्स, बुल्गेरियंस, ग्रीक्स, क्रोआट्स और बहुत सारे और भी। इस रीजन पर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था, लेकिन नेशनलिज्म काफी स्ट्रांग हो गया था। एथनिक ग्रुप्स अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे, इसलिए फिर बाल्कन वॉर्स हुई। रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे पावर्स भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि सब अपना इन्फ्लुएंस चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 का ट्रिगर बेसिकली यह था कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच टेंशन्स बैठ गए। फिर आर्चड्यूक फर्डिनेंड का असैसिनेशन हो गया और यहीं से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर एक पावरफुल जर्नी दिखाता है हॉनेस्टली। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक स्पार्क दिया, फिर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास ने सिस्टम बदलने के लिए फाइट किया। यूनिफिकेशन मूवमेंट्स ने यूरोप का मैप ही बदल दिया और नेशनलिज्म ने एक टाइम पे यूरोप को यूनाइट किया, लेकिन बाद में डिवाइड भी कर दिया। कुछ की टेकअवेज ये हैं, नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल्स प्ले करता है। कल्चरल मूवमेंट्स जैसे रोमांटिसिज्म ने भी नेशनलिज्म को सपोर्ट किया। आर्म स्ट्रगल्स और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज दोनों का यूज हुआ। और हाँ, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना डेट्स लाइक 1789 फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1830, 1848 or 1871. Key personalities: Napoleon, Mazzini, Cavour, Garibaldi, Bismarck. Our concept clarity zarur honi chahiye on terms like nation state, liberalism, conservatism, romanticism.